नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बहाव से संबंधित बातें, प्रतिरोध की बातें यानी रेजिस्टेंस की बातें, चालकता की बातें करेंगे। यानी किसी वायर में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या किसी विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके नियम क्या है। आप जानते होंगे ओम का नियम। ओम के नियम को समझने के लिए कुछ बातों को समझें। हम पानी के बहाव को समझेंगे, इलेक्ट्रॉन के बहाव या विद्युत धारा के बहाव समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी शुरुआत होगी ओम के नियम को समझने के लिए। हमारी शुरुआत होगी ओम के नियम को समझने के लिए। और अब देखें यहाँ पे ओम का नियम को समझने से पहले कुछ बातों का ध्यान दें। किसी पाइप से पानी बहता है। आपने क्या किया, आपके घर के नल में एक पाइप लगा दिए। कौन सा पाइप? गार्डन पाइप। और आप अपने पौधों पे पानी दे रहे हैं। आप देखे होंगे कि किसी स्थिति में पानी कम आ रहा होता है, किसी स्थिति में ज़्यादा आ रहा होता है। ये जो बहाव है पानी का, जो पानी का स्पीड है, वो किन बातों पर निर्भर करता है, इनके बारे में भी बात करेंगे। इनका नियम क्या होगा, इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओम का नियम से। तो चलो सबसे पहले एक काम सोचते हैं कि देखिए दो टंकी है हमारे पास। दो तीन प्रयोग करेंगे फिर बताना मुझे। ये दो टंकी है। इस टंकी में पानी यहां तक भरा हुआ है और इस टंकी में पानी यहां तक भरा हुआ है। ये पानी है, ये पाइप है, दोनों को जोड़ रहा है। अब आप जानते हो कि पानी उस ओर बहती है जिधर तल नीचे है, यानी कि लेवल नीचे है। यानी आप जानते हो कि पानी इधर से उधर बहेगा क्योंकि इस लेवल से ये लेवल जो है नीचे है। तो पानी किधर बहता है? हाई लेवल से निचले लेवल तक के तरफ बढ़ता है। यानी कि पानी जो है दोनों तल को बराबर करने के लिए ऊपर वाले स्थान से नीचे वाले स्थान की ओर बहती है। अगर हम यहां देखें तो हम समझ रहे हैं कि पानी इस दिशा में बहने वाली है, बह रही है। अगर नॉब से बंद कर दे तो रुका हुआ, ऐसी जैसी बात है। जब हमने भरा तो इसमें नॉब लगा दी थे, बंद था। हमने नॉब ओपन किया, पानी बहने लगा। तो ये जो बहना है इसको कहेंगे धारा। पानी की धारा को हम इंग्लिश में बोलेंगे करंट। तो ये करंट जो है किस दिशा में जा रही है? इधर। इसको अगर हम सोचें किसी चालक में, धातु के चालक है, एक वायर है धातु का, चलो कॉपर धातु का वायर है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो अगर हमने जोड़ दिया है, किससे? एक सेल से जोड़ दिया है। ये सेल है, बैटरी है। तो आप समझते हैं कि इधर से इलेक्ट्रॉन जो विद्युत धारा है बहते हुए इस तरफ बह रही है। विद्युत धारा को हमेशा दिखाते हैं तो प्लस से माइनस की ओर दिखाते हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन को जब दर्शाते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा माइनस से इस तरफ बहते हुए दिखाएंगे। ये इस पे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। तो इलेक्ट्रॉन बहती है माइनस से प्लस की ओर, ऐसे। लेकिन धारा की बात करते हैं तो प्लस से माइनस की ओर की बात करते हैं। वहीं पे बात करें, यहां पर पानी बह रहा है। जो पानी का जो स्पीड है, ये धारा है, इस जगह पर इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पानी का लेवल क्या है। अगर ये पानी का लेवल कम है, अगर यह पानी का लेवल ज्यादा है, तो पानी का लेवल में अंतर, ये लेवल में अंतर, कौन सा लेवल में अंतर? इस लेवल में अंतर जो है यहां से यहां तक का, इन दोनों लेवल में जो अंतर आएगा जितना अधिक होगा, अगर पानी इसमें ज्यादा भरा है, यहां तक भरा है मान लेते हैं, और ये पानी यहां तक भरा है, तो क्या होगा? पानी का जो स्पीड है बढ़ जाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में होता है। अगर मैं कहता हूं ये एक चालक है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहां पर प्लस मात्रा ज्यादा है और इस जगह पे प्लस की मात्रा कम है। तो क्या होगा? ये इस जगह पर जितना ज्यादा इन दोनों के इसमें विद्युत धारा में अंतर आएगा, उतना ही विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अब ये बातें हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले इसको समझ लें। तो इनमें विभव में जो अंतर आएगा उसके लेवल पर, यानी अब मान लेते पानी उस जगह पर ना होकर के कहां पे है बेटा? ये पानी जो है इन दोनों में यहाँ पे है, मान लेते हैं इसमें पानी कहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है। तब यहाँ पर पानी का स्पीड कम होने लगेगा।
आप जानते हो घर में जो घर की टंकी है, छत में सबसे ऊपर वाला छत पे है, बहुत ऊपर है, तो वहाँ नीचे का प्रेशर बहुत हाई होता है। थोड़ा ऊपरी लेवल पे जाएंगे प्रेशर कम होता है, यानी कि बहाव कम होता है। हम समझ चुके हैं यहाँ पर इस पानी का जो लेवल है, ये लेवल को हम अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो दोनों के बीच में जो अंतर आएगा उसको दर्शाने के लिए हम V वोल्टामीटर से दर्शाएंगे। दोनों के विभव में अंतर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के, अगर टंकियों में पानी की बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक के अंतर को हम विभवांतर कहेंगे, विभव में अंतर। और इस जगह जो स्पीड है, इस स्पीड को पता लगाने के लिए इनमें हम एक एम्पियर मीटर लगाएंगे जो कि इसमें बहने वाली स्पीड को दर्शाएगा। यहाँ पर एक मीटर लगा देंगे, कितनी स्पीड से बह रही है पानी, तो वही मीटर कहलाएगा, यहाँ पर एम्पियर मीटर से दर्शाया जाएगा। अब समझ में आई कुछ कुछ बातें, तो इसी बात को हम आगे आपको समझाते हुए बढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे कि ओम ने क्या कहा था इसी के बारे में। ओम एक जर्मन वैज्ञानिक रहे हैं जो 1826 में यह नियम दिया था। इसका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। 1826 में इन्होंने नियम दिया था, ओम का नियम। इन्होंने क्या बताया था कि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, यानी कोई चालक है, ये एक चालक है, ये चालक है, इन दोनों के बीच में जितना विभव में अंतर होगा उतना ही उसमें अधिक करंट बहेगा। अब ये विभव में अंतर कैसे होगा भाई? यहां पर हमने करंट डाल दिया, यहां पर हमने करंट डाला, करंट को मापने के लिए हमने एम्पियर मीटर लगाया और इसमें हमने सेल लगा दिया ताकि हम करंट डाल सकें। तो ये प्लस, ये माइनस। अब यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये विद्युत धारा यानी क्या है? विद्युत की स्पीड। अब बात करते हैं इनमें विभव में अंतर कितना है, कैसे पता चलेगा? विभव में अंतर पता लगाने के लिए हम यहां पर वोल्टामीटर लगा देते हैं। तो इनका कहना यह है कि इन दोनों के बीच में विभव में जितना अंतर होगा उतना ही इसके ए की वैल्यू, और इसके क्या बोलेंगे, इसमें जो वैल्यू मिलता है उसको एम्पियर में जो मिलने वाली वैल्यू है उसको आई से दर्शाते हैं। इसको विद्युत धारा कहते हैं, आई विद्युत धारा है। तो उन्होंने कहा विभव में अंतर, इन दोनों के बीच में विभव में अंतर उनके आई के समानुपाती होता है। यानी कि आप समझ रहे हो, जो कह रहा है कि दो टंकियों में पानी भरा हुआ है, उन टंकियों के पानी के विभव में जितना अंतर होगा, लेवल में जितना अंतर होगा, पानी जो बहेगी उस पाइप में, वो उतना ही अधिक स्पीड में होगा, यही कहा जा रहा है। तो इस बात को हम, चलो एक इसी चीज़ को मैं साफ सुथरा बना दिया हूं, इसको देखेंगे। चलो ये है हमारा एक ग्राफ, एक फिगर जो इसी चीज़ को दर्शा रहा है जी। तो देखिए इन्हीं बातों को हमने दर्शाया कि एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विभव में जितना अधिक अंतर आएगा, विभव में अंतर कब आएगा? जब उसके प्रतिरोध अधिक होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब चलते हैं इस बात को समझने के लिए कि इस जगह पे क्या हुआ। नियम कहता है, अर्थात क्या कहा उसने, विभव में अंतर समानुपाती होता आई, और V को हमने समानुपाती चिन्ह को हटाया तो हमें मिल गया बराबर आर आई, अर्थात R इज इक्वल्स टू V बाई आई। अगर किसी चालक में R यानी प्रतिरोध क्या है इसके बारे में बात करता हूं। चलो थोड़ा सा यहां पर लिख दो, यहां पर क्या क्या चीजें हैं तो आपको एक एक चीजें समझाता हूं। R जो है प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। V जो है विभवांतर है, यानी लेवल में अंतर, दोनों के इलेक्ट्रिसिटी के बीच के लेवल में अंतर, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और साथ में I जो है विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यही अंतर जो है, अब यहां पर पता है प्रतिरोध क्या हुआ, आपको समझ लो। पाइप जो है, पानी में पानी बह रही है, पाइप से पानी स्पीड से बह रही है, लेकिन उसी के बीच में कहीं पर दब गया पाइप या कुछ कचरे फंस गए तो पानी का स्पीड कम हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध है बहाव में अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं।
तो मैंने इसको यहां पर आपको दर्शाया है। किसी भी चालक में विद्युत धारा के अवरोध में, अवरोध को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोला मैंने? किसी चालक के विद्युत धारा में अवरोध को हम प्रतिरोध कहेंगे। बात समझ में आ गया होगा बच्चों। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसी ऑब्स्ट्रक्शंस को कहेंगे, यानी कि पाइप है, पानी बह रही है, यस। अब इसी पानी के बहाव में अगर कोई दब गया कहीं पे, या कहीं पर ये पतला हो गया, ऐसे पतला हो गया है, तो उस स्थिति में पानी का जो बहाव है पूरा नहीं हो पाएगा, कुछ रुक जाएगा। इसी को हम उसका प्रतिरोध कहेंगे। पाइप से पानी बह रहा है, दब गया, अवरोध हो गया, इसी को हम प्रतिरोध कहेंगे, यानी रेजिस्टेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस को दर्शाएंगे R से। रेजिस्टेंस का यूनिट है, इकाई है, यूनिट है ओम, या हम इसे लिखते हैं ऐसे, इसे हम क्या कहेंगे? ओम कहेंगे। इसको ओम कहेंगे, इसका संकेत है, ये साइन है। प्रतिरोध का नियम क्या हो सकता है, तो हम जरा समझें। यूनिट को यहां पे लिख देता हूं। यूनिट क्या है? ओम। इसको हम कहते हैं ओम, याद रखना। प्रतिरोध के लिए नियम क्या है? प्रतिरोध का नियम, अब समझना प्रतिरोध का नियम क्या है। एक पाइप है, पानी बह रही है, छोटी सी पतली पाइप है, उसमें पानी बहा रहे हैं। जितनी स्पीड से आएगी उसी पाइप को लंबा कर दें, तब देखना उसमें पानी का बहाव उतनी स्पीड से होती है कि नहीं होती है। आपने देखा होगा नल में एक पाइप लगाते हैं छोटा सा, और उसमें फिर पौधों में पानी डालते हैं। लेकिन एक काम और करते हैं कि यार पानी बहुत दूर ले जाना है, उसी पाइप का लंबा पाइप ले लेते हैं, उसी मोटाई की पाइप लेते हैं, लेकिन उसे लंबा ले लेते हैं। लेकिन हमने देखा है कि पानी का बहाव कमजोर पड़ जाता है, यानी उसमें प्रतिरोध बढ़ गया है। तो क्या समझ में आया? पाइप की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध को यानी रेजिस्टेंस को हम R से दर्शाते हैं। तो क्या पता चला? पता ये चलता है कि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। लंबाई, प्रतिरोध समानुपाती लंबाई के, ये पता चलता है। तो प्रतिरोध कैसे हो रहा है? प्रतिरोध बढ़ जाता है लंबाई के। तो हमारा एक इक्वेशन मिल गया, समीकरण 1। दूसरी बात कहते हैं कि प्रतिरोध जो है उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाने से घटता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने पाइप, समान लंबाई का 2 पाइप लिया है, एक पतला है और एक मोटा है, तो क्या हुआ? मोटा वाला पाइप यानी कि उसकी चौड़ाई बढ़ गई, अंदर का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ गया, तो पानी बड़ी तेजी से बहेगा। तो क्या हुआ? समझने वाली बात है। पतली पाइप में बहाव कम होता है, लेकिन मोटे पाइप में जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है, उसका रेडियस ज़्यादा है, उसमें से पानी अधिक बहेगा। तो वैसे ही चालक होता है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जो हम वायर लेते हैं, जितना मोटा होगा, जितना उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मोटा होगा, यानी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का क्या मतलब हो? उसकी ये मोटाई, यानी एक चालक है, अब ये चालक की मोटाई हो गया, जो जितनी ज़्यादा होगी, उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा, उतना ही वो क्या होगा? उसमें विद्युत धारा अधिक बहेगा। इसीलिए मोटे वायर्स लिया जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सही तरह से प्रवाहित करना हो, तो उसमें प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। इससे क्या पता चला? इससे पता चला R व्युत्क्रमानुपाती A, इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 मिल गया। अब एक बात तो समझ में आ गया कि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि अवरोध बढ़ता है, करंट कम हो जाएगा, यानी कि बहाव कम हो जाएगा। तो बहाव का उल्टा, बहाव बढ़ा यानी प्रतिरोध कम हुआ, बहाव घटा यानी प्रतिरोध बढ़ गया। यही मतलब होता है। बहाव क्यों घट गया? क्योंकि प्रतिरोध बढ़ गया। प्रतिरोध यानी अवरोध, बहाव में अवरोध को प्रतिरोध कह रहे हैं। तब यहां पर दोनों नियमों को लागू कर दें तो क्या हुआ? समीकरण 1 हुआ 2 से हमें क्या मिलेगा बेटा? R दोनों बराबर है, तो R समानुपाती L हुआ और व्युत्क्रमानुपाती A हुआ। तब हम R इज इक्वल्स टू रो एल ए। यहां पर हमें एक नई चीज मिल गई है। क्या क्या चीजें हैं देखो तो, यहां पर हमें मिला
R तो प्रतिरोध है, आपको पता है, रेजिस्टेंस है, लेकिन दूसरा हमें है यहां पर, ये है L चालक की लंबाई है, और A जो है चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी चालक की मोटाई है, यानी चालक की मोटाई का क्षेत्रफल है, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। और रो जो है वो क्या है, रो, इसको रो से दर्शाएंगे, इसको रो कहते हैं, रो कहते हैं। तो रो क्या चीज है, ये है विशिष्ट प्रतिरोध। अब हमारे दिमाग में आएगा भाई विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसका भी जवाब ढूंढते हैं। चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। अब ये कह सकते हैं कि एक पाइप है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, वो 1 सेंटीमीटर है, और उसमें से विद्युत धारा बहेगा जितनी, यानी उसमें पानी जिस स्पीड से बहेगा या उसका अवरोध जितना आएगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। मैं थोड़ा सा समझाता हूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। यहां पर देखें, चालकता की बात पहले कर देते हैं। पहले प्रतिरोध का उल्टा चालकता कहलाएगा, क्योंकि जितना चालकता यानी कि यहां पर क्या हुआ, धारा में प्रवाह। तो समझें, चालकता, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकता, यानी कंडक्टेंस को हम दर्शाएंगे किससे, C से, और C व्युत्क्रम होगा R का। यानी कि अगर हम R निकाल लेते हैं ओम के नियम से, उस प्रयोग से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, R ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, तो हम उसकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं। बस उसको व्युत्क्रम कर दीजिएगा। यानी प्रतिरोध अगर 5 ओम है तो फिर इसका मतलब हुआ चालकता हुआ 1/5, 1/5 यानी 0.2 चालकता हुई, इस तरह से। तो चालकता को C से दर्शाया गया। अब जो बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं या रेजिस्टिविटी कहा जाता है। इसको हम ओम किसे, रो से दर्शाते हैं, रो से दर्शाएंगे। तो यहां पर क्या बोला गया जरा समझेंगे। एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो कहां से आया हमारा, तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है आया कहां से, R रो L/A से। ये विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम होगा। लेकिन हम अगर बताना चाहते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप एक काम कर सकते हो कि इकाई आयतन का प्रतिरोध, इकाई आयतन की चालकता, यानी चालकता कैसी होगी, मतलब चालक कैसा होगा, चालक होगा जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। एक चालक है, विद्युत चालक है, ऐसा। इधर से करंट डाला गया, चलिए, और इधर से करंट निकाला गया। तब इस जगह पर जो इसकी प्रतिरोध प्राप्त होगा, प्रतिरोध किससे प्राप्त कर सकते हो, इससे। तो इसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि L जो हो गया, R इज इक्वल टू रो L/L इंटू L, समझते हैं, क्षेत्रफल का क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तब इसकी सभी चीजें कितने हैं, L की वैल्यू किसके बराबर, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो सारे वैल्यू 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो क्या R इज इक्वल टू रो 1/1 इंटू 1, यानी कि R इज इक्वल टू रो। तो रो की वैल्यू जो है प्रतिरोध के बराबर होगा, यानी एक जितना प्रतिरोध उसी के बराबर क्या बोला गया, 1 सेंटीमीटर चालक का प्रतिरोध उसका विशिष्ट चालक कहलाएगा। तो यही लिखा है, इकाई चालक या चालक के इकाई आयतन का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मतलब यह हुआ, इस चालक का जो भी प्रतिरोध आएगा उसका विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी कहलाएगी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। चलिए साहब, ये तो पता चल गया। अब आता है विशिष्ट चालकता की बात है, तो वही चालकता का व्युत्क्रम, तो यहां पर व्युत्क्रम शब्द लगा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दर्शाते हैं स्मॉल k जैसा स्ट्रक्चर से, तो संकेत से। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/रो को विशिष्ट चालकता कहेंगे या फिर कह सकते हैं कंडक्टिविटी कहते हैं। देखो, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी और इसको कहते हैं कंडक्टिविटी, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध रेजिस्टेंस
और चालकता कंडक्टेंस। ये शब्द का थोड़ा सा ध्यान रखना, यहीं पर थोड़ा कंफ्यूजन आता है। चलो साहब, अब अगली बात करते हैं, वो है सेल स्थिरांक। कोई चालक है, कोई विलयन है, उस विलयन की चालकता कितनी है, ये पता लगाने के लिए हम एक सेल स्थिरांक का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल होता है, ये सेल है जिसमें विलयन भरा हुआ है, इस सेल में ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी जो है वो एक निश्चित है, वो L है। इस चालक का क्षेत्रफल जो है वो A है, वो भी निश्चित है। तो जब कोई सेल लेते हैं, कोई इलेक्ट्रोड लेते हैं, यानी चालकता सेल लेते हैं, तो उसमें बार बार उसकी दूरी को चेंज नहीं करते हैं। किसकी दूरी चेंज नहीं करते हैं? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी नहीं चेंज करते और ना ही उसके क्षेत्रफल को चेंज करते हैं। तो एक निश्चित, इस वैल्यू को निश्चित मान लिया जाता है। तो क्या कहेंगे यहां पर, किसी भी चालक का, किसी भी विद्युत अपघटनी चालक, ये पानी जो भरा हुआ है जिसमें विलयन भरा हुआ है, यानी विद्युत अपघटनी विलयन भरा हुआ है जिसकी चालकता हम ज्ञात कर रहे हैं, तब इसकी चालकता का प्रयोग करते हुए चालकता सेल से इसको चालकता सेल, इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है। इसमें पानी भरा है, देखिए 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे दिखाई दे रहे प्लेटिनम के। इसका प्रैक्टिकल रूप में ये आता है। आपने अपने घरों में एक चीज़ देखा होगा, या आपके घर में RO लगा होगा, वाटर प्योरीफायर लगा होगा। जो टेक्नीशियन है आपके घर में आते हैं, वाटर प्योरीफायर लगाने के बाद पानी में TDS चेक करते हैं। ये वो TDS में क्या चेक कर रहे होते हैं? उसकी चालकता चेक कर रहे होते हैं। पानी में जितनी चालकता ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसमें सॉल्ट घुला रहेगा, TDS जितना कम होगा उतना ही उसमें सॉल्ट कम होगा। तो यहाँ पर आप वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, एक पानी लेते हैं छोटे से टिबिया में और उसके बाद उस नॉब को डुबाते हैं। तो नॉब में क्या होता है, ऐसे ही 2 इलेक्ट्रोड एक दूसरे के दूर होते हैं। बस उसको डुबा के देखा जाता है कि चालकता कितना है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है। तो चालकता ज़्यादा दिखाई दे रही है तो इसका मतलब हुआ कि उसमें प्रतिरोध कम है, और प्रतिरोध कम है इसका मतलब हुआ कि उसमें सॉल्ट घुला हुआ है, यानी ज़्यादा हार्ड वाटर है। तो समझना है, चालकता के बेस पर चालकता ज़्यादा है तो हार्ड वाटर ज़्यादा है, और चालकता कम है तो हार्ड वाटर कम है। तो वही है TDS ज़्यादा, TDS कम। तो इसी तरह का उपकरण होता है, उसमें क्या किया जाता है, चालकता निकाली जाती है। तो ये फिक्स टाइप का होता है। तो यहाँ पर हम लोग जब प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में, तो कुछ इस प्रकार का उपकरण है, कुछ इस प्रकार का उपकरण है। तो इस उपकरण में दोनों की दूरी और उसका क्षेत्रफल फिक्स है। तो इसका मतलब हुआ कि हम जो है सेल स्थिरांक को दर्शाएंगे x से, और सेल स्थिरांक होता है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल का अनुपात कहलाएगा सेल स्थिरांक। ये है हमारी क्लास। तो अब एक और टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि क्या अलग अलग विलयन में से विद्युत धारा का प्रवाह अलग अलग हो सकता है। चलो एक प्रयोग छोटा सा देखते हैं। हमने क्या करा, एक बीकर में हमने इथेनॉल लिया, यानी कि अल्कोहल लिया। इसको हमने, इसके अल्कोहल में 2 धातु का प्लेट डुबा दिया और हमने इनको इस तरह से, ये करंट देने के लिए, मतलब कोई भी एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो इसमें मैंने एक लाइट से जोड़ दिया और इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया। मैं देखता हूँ कि इसमें कोई किसी तरह की कोई लाइट नहीं आ रही है, क्योंकि इथेनॉल में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जब मैंने इसमें NaCl या KCl या CuSO4 का विलयन बना लिया और इसी तरह से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो मैंने देखा कि इसमें से ये लाइट बड़ी तेजी से जल रही है। यानी कि नमक का विलयन या पोटेशियम क्लोराइड का विलयन, यानी आयनिक पदार्थ का विलयन है, जिसको विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो विद्युत धारा बहुत ही प्रबलता से प्रवाहित होगी और ये लाइट बहुत तेजी से जलने लगता है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक और चीज़ देखा, एसिटिक एसिड का विलयन लेता हूँ तो ये लाइट बहुत धीमी गति से चलती है। तो इसका मतलब है इसमें से विद्युत धारा कम प्रवाहित हुआ। तब इन पदार्थों को थोड़ा पहचानते हैं। ऐसा पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रवाहित नहीं होती है, तो ऐसे पदार्थ को हम कहेंगे विद्युत अनपघट्य। जिसमें से प्रवाहित होती है उसको विद्युत अपघट्य, और जिसमें से प्रवाहित कम होती है उसे कहा जाता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो इस तरह की चीज़ों को हमें पढ़ना है, समझना है, और याद रखिएगा जो मैंने आज बताया उन पे पूरा
प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी भी तरह से किसी चीज़ को समझने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9644 562030 9827497052। इसमें से किसी भी नंबर पर मुझे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, ना लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, क्या हम सुधार करें वो भी बताइएगा। और हमें ये बताना ज़रूरी है कि आप भूल चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे भी अच्छे से आपकी कोर्स कवर करा सकें और अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें, क्लास दे सकें और आपकी संपूर्ण पढ़ाई हम करा सकें और आप कर सको। कोई भी क्लास ना छूटे, इसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मेरे क्लास को लोगों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमेशा रेगुलर जुड़े रहिए। धन्यवाद।